रहीम या कनाबुदु व इकनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8.1 बी पार्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ए पार्ट कीजिएगा। 8.1 बी पार्ट इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम को, और इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फाइनल एग्जामिनेशन। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। ऑन January 22, 2011, DOM Incorporation sold 700 toner cartridges to Maxine Supplies. Immediately prior to the sale, DOM Perpetual Inventory records these units of the following cost layer. ये जो 700 यूनिट्स उन्होंने सेल किए हैं उसको रिकॉर्ड किया गया है। अब परचेज़ जो इन्होंने की है उसमें अगर आप देखें तो दिसंबर 12 थी 400 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, और एक यूनिट कितने का है 20 का टोटल कास्ट लिखी हुई है। इसी तरह जनवरी 16 को उसने 1200 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, ठीक है, 2011 जनवरी को। तो 1200 यूनिट्स, एक यूनिट्स कितने का 22 का। तो ये परचेज़ की हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ। वी प्रेजेंट दिस प्रॉब्लम इन नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, दैट इज़ द जर्नल एंट्रीज बिफोर लेजर एंट्रीज। हाउएवर यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू वर्क पार्ट बी फर्स्ट। यहाँ पे उसने भी कह दिया, जबकि मैं भी यही बताने लगा हूँ, ए रिक्वायरमेंट से पहले हमें बी पार्ट पहले करना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम लोग बी पार्ट क्वेश्चन एक पेज छोड़ दें आप लोग, बस ये वाला पेज जिसमें जनरल एंट्रीज करनी है, तो ए पार्ट में क्योंकि जनरल एंट्रीज कह रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स जनरल एंट्रीज अगर आप पहले कर लेते हैं तो वो तो कोई बात नहीं, हम पेज छोड़ देते हैं। बट हमें चाहिए कि हम सबसे पहले बी पार्ट करें। बी पार्ट की वजह से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, इसके जो भी चारों मेथड आपको ए पार्ट में नज़र आ रहे हैं। तो बी पार्ट पहले करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स रीड द रिक्वायरमेंट बी। कंप्लीट सब्सिडरी लेजर रिकॉर्ड फॉर द टोनर कैटेगरीज यूजिंग ईच ऑफ 4 इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। तो ये कहा गया है सब्सिडरी लेजर बनाएं और मेथड चारों यूज़ करें जो ऊपर हमें चारों मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। ये चारों मेथड की मदद से, पहले मेथड का नाम क्या है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, दूसरे मेथड का नाम है एवरेज कॉस्ट मेथड, फाइफो है और लाइफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। चारों मेथड की मदद से आपने क्या करना है ये भी ज़रूरी है। चारों मेथड की मदद से योर इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड शो बोथ परचेजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट, परचेजेस द सेल और बैलेंस। मतलब आप जो लेजर बनाएंगे वो उसमें आपने परचेजेस भी बतानी है, सेल भी बतानी है, और बैलेंस जो पीछे बच जाता है उसी को भी बताना है। तो इसे इन्वेंट्री लेजर कहते हैं। एंड उसमें आपने यूज़ द फॉर्मेट फॉर इन्वेंट्री सब्सिडरी रिकॉर्ड। तो बड़ा लेजर बनाना है तो हम पहले उसको सीख लेते हैं वो कैसे बनता है, और उसमें परचेज़ और सेल और उसमें हम लोग बैलेंस कैसे लिखते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो सबसे पहले ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। मेथड डिफरेंट है, फॉर्मेट आपने बनाना है। सबसे पहले डेट की लाइन, ठीक है, इसके बाद आपने यूनिट्स की लाइन लगानी है, फिर यूनिट कास्ट की और फिर टोटल की, फिर आपने यूनिट्स, फिर यूनिट कास्ट, फिर टोटल, ठीक है। फिर आपने 3 दफ़ा फिर यूनिट्स, फिर यूनिट कास्ट, फिर बैलेंस की, यानी आपको 3 दफ़ा आपने यूनिट्स, यूनिट कास्ट और टोटल की लाइन बनानी है, और सबसे पहले आपने बस डेट लिख लेनी है। अब ये काम आपने करना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इसको देके। सबसे पहला मेथड था स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक है। ऊपर आपने जब ये बना लेना है, पहले परचेज़ लिख देना है, यानी ये तीनों, ये परचेज़ का हिस्सा है, ये सेल का हिस्सा है, और लास्ट पे जो है वो जो यूनिट्स, यूनिट कास्ट, ये बैलेंस का हिस्सा है जो पीछे बच गया। तो आप अब देखिएगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में हमने जो परचेज़ किए हैं यूनिट्स, अब परचेज़ हमने कौन से यूनिट्स किए हैं देखें।
अगर हम देखें तो परचेस तो हम यहाँ पे एक दफ़े परचेज़ किए हैं ना, ये देखें। तो सबसे पहले हमने 400 और 1200 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, ये वैसे ही आ जाएंगे जैसे लिखा हुआ। तो आपने परचेज़ के कॉलम में चला जाना है और डेट लिखनी है, यूनिट्स लिखने हैं, यूनिट कास्ट लिख के मल्टीप्लाई करके 8000 टोटल लिख दिया। और साथ आपने 1200 यूनिट्स भी ख़रीदे हैं, वो डेट लिखी, 1200 यूनिट्स लिखे, यूनिट कास्ट लिखी और अमाउंट लिखी, बस इतना सा काम लिख लिया, परचेज़ हो गया। अब आगे चलें तो आपने जो काम परचेज़ में किया है वही काम आपने बैलेंस में भी लिखना है। बैलेंस का मतलब है हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो 400 यूनिट्स आए थे पहले, तो पहले आपने लिख लिया। फिर आपके पास 400 यूनिट, ये क्यों दोबारा लिखा है, क्योंकि देखिए जब आपने 1200 यूनिट लिखने हैं तो जो पहले ख़रीदे थे वो भी आपने लिखने हैं बैलेंस में, कि पहले के हमारे पास ये पड़े हुए हैं और अभी इस डेट को, क्योंकि डेट चेंज है इस, तो 1200 यूनिट्स से पहले भी हमारे पास पड़े हुए हैं और इसकी यूनिट कास्ट 20 है, इसकी यूनिट 22 है और टोटल बैलेंस आपने इधर लिख देना है। यानी ये इसका पूरा प्रोसीजर है जी, जो चीज़ ख़रीदेंगे वो बैलेंस में भी जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखें। अब हम बात करने लगे हैं कि जो यूनिट्स हमने इशू किए हैं, ठीक है, सेल किए हैं, वो तो अभी हमने लिखा नहीं है। तो अगर आप गौर करें तो हमने जो यूनिट्स सोल्ड किए हैं वो कुछ इस तरह, ये देखें, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन 300 ऑफ यूनिट सोल्ड हैज़ बीन परचेज ऑन दिसंबर 12। तो आपने जो 300 यूनिट्स सेल किए हैं ना, जो कि आपने दिसंबर को ख़रीदे थे, ठीक है, तो वो सबसे पहले आपने सेल किए हैं। कौन से यूनिट्स? जो कि आपने ये ख़रीदे थे। यानी ये 400 यूनिट में आपने सबसे पहले, ये जो आपके पास 400 यूनिट्स नहीं जो आपने दिसंबर में ख़रीदे थे, उसमें से आपने 300 बेचे हैं, ठीक है। सोल्ड वाले कॉलम में जाकर 300 लिखना है और फिर 20 का एक था तो 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप अब क्योंकि टोटल 700 यूनिट्स आपने बेचे हैं ना, ठीक है, सोल्ड किए हैं। तो अब अगर आप आगे देखें 300 के बाद क्या लिखा हुआ है, एंड रिमेनिंग 400 हैड बीन परचेज ऑन जनवरी 16। यानी आपने 700 यूनिट्स टोटल बेचे हैं, ठीक है, सोल्ड किए हैं। उनमें से 300 यूनिट्स आपने, उनमें से 300 जो यूनिट्स हैं वो आपने कौन से बेचे हैं, जो आपने दिसंबर को ख़रीदे थे। और बाकी जो यूनिट्स आपने 400 बेचे हैं वो कहाँ से लिए हैं, वो 1200 में से लिए हुए हैं, ठीक है। यानी आपने पहले जो 400 हैं उसमें से 300 और जो बाकी 1200 है उसमें से 400 इशू किए हैं, यानी सेल किए हैं, ठीक है। 400 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये टोटल अमाउंट लिख लेनी है। और पीछे जो बैलेंस बच जाना है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से लिखना है। अब देखें 400 में से 300 यूनिट्स चले गए, पीछे कितने रह गए, 100। और अगर आप बात को गौर से देखें तो 1200 यूनिट्स में से 400 यूनिट्स चले गए हैं, बेच दिए हैं, तो पीछे कितने रह गए हैं, 800। तो बैलेंस लिखते जाना है, जो आप यूनिट्स खरीदेंगे या बेचेंगे तो साथ साथ आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना नहीं बोलना, और तरीके के साथ बैलेंस करना, जैसे मैंने आपको बताया भी है। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे मेथड की बात करते हैं। आप ये देखिए ना क्वेश्चन में मैंने आपको बताया चारों मेथड से करना है। अब एवरेज कॉस्ट मेथड से करना है। तो एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर्मेट तो सेम है स्टूडेंट्स, फॉर्मेट नहीं बदलना, फॉर्मेट आप देख लें वही है जो आपको सिखाया अभी। स्टूडेंट्स ये देखें, अब एवरेज कॉस्ट मेथड है उसको समझ लेना आपने ध्यान से, लेकिन सबसे पहले वही फॉर्मेट बना के 400 यूनिट बाद दिसंबर को खरीदे थे उसी तरह लिख देने हैं। जो परचेज़ किए हैं वो तो एक दफ़े ही किए हुए हैं ना, मतलब दिसंबर को किए हैं और जनवरी, ये तो हर मेथड में आएगा, यानी ये परचेजेस आ गया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स बैलेंस भी आपको सिखाया था, लेकिन याद रखिएगा एवरेज मेथड में बैलेंस कैसे लिखते हैं। देखिए पहले कितने यूनिट्स आए थे, आपने पहले कितने खरीदे थे, 400, तो 400 उसी तरह आपने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है, लिख दिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आपने एवरेज मेथड की बात मैं कर रहा हूँ, जब आपने जनवरी 16 को 1200 यूनिट खरीदे थे तो यहाँ तो आपने अलग से लिख दी है कि 1222 का एक ख़रीदा, लेकिन बैलेंस में आपने कैसे लिखना है, ये 400 है ना उसको अलग नहीं लिखना,
400 में ये 1200 जमा करना है, टोटल कितने हो गए 1600। बात समझ रहे हैं? एवरेज मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज मेथड की। उसमें आपने अलग से 400 यूनिट नहीं लिखने, पिछले मेथड में अलग से लिखे थे। ठीक है, ये देखें ऊपर, ये मेथड अभी आपने पढ़ा है, उसमें आपने 400 400 अलग और 1200, लेकिन यहाँ पे आपने एवरेज मेथड की वजह से इकट्ठे कर लेने, एवरेज में जमा कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपने लिखा है। लेकिन अब इसमें जो सीखने वाली बात वो क्या है, वो ये है कि यूनिट कास्ट। अब यूनिट कास्ट वहाँ दो थी, एक करनी, तो एवरेज हमें ही लेनी पड़ेगी। इसका तरीकाकार क्या होगा, आपने क्या करना है, देखें ये टोटल है ना 8000 है, 26,400, तो टोटल करके आपने टोटल अमाउंट 34,400 है ना, ये देखिए 1600 यूनिट्स की, तो इसको डिवाइड कर देना 1600 पे। ठीक है, टोटल यूनिट्स पे, टोटल कास्ट को, ये जो टोटल हमारे पास जो हमने ख़रीदा था उसको हमने डिवाइड कर देना है अपने टोटल यूनिट्स पे। तो पीछे आ जाएगी यूनिट कास्ट 21.50 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप करके भी देख सकते हैं। तो ये आप डिवाइड करके देख ले 1600 यूनिट्स पे, तो 21.5 आता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब ये आपने कर लिया 21.50 का कैसे है वो भी आप। अब इशू करना है, सेल 700 यूनिट्स किए हुए हैं ना हमने, क्वेश्चन में आपने देख लिया हुआ है 700 यूनिट टोटल उसने इशू किए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है, तो इशू तो 700 ही करने हैं, तो सेल यानी 700 ही करने हैं। तो अब ये एवरेज मेथड में कैसे करना है सेल, और ज़ाहिर बात है हमारे पास 1600 यूनिट्स हैं, उसमें से उठा के आपने अब 1600 से 700 दे देने हैं, और कास्ट ये 21.50 है। अब पीछे कितने बच गए, 1600 में से 700 निकाल दे, पीछे 900 यूनिट्स रह गए, तो 900 यूनिट्स लिख लेंगे बैलेंस में, और यहाँ पे टोटल कास्ट लिख लेंगे बैलेंस। तो ये दो मेथड आपने सीख लिए, एवरेज कॉस्ट मेथड भी हो गया है और आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ये भी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसे फाइफो मेथड कहते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगेन फॉर्मेट सेम है, आपको पता चल गया है फॉर्मेट कैसे बनाना है। अब परचेज सबसे पहले लिखते हैं, अगेन 400 यूनिट खरीदे थे, 1200 खरीदे हैं, इनको आपने यहाँ पे लिख लिया, और अगेन बैलेंस में भी ऐसे ही सीधा सीधा लिख लेना है। ठीक है, 400 सॉरी और 1200 यूनिट्स अगेन आपने यहाँ पे मेंशन कर ली। बात सिर्फ सेल की आती है, बाकी तो लिखना बड़ा आसान है। सेल 700 यूनिट्स की हैं। अब फाइफो का मतलब क्या होता है, फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए वही पहले बेचने हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब पहले क्या आया था, 400 यूनिट्स आए थे, तो पहले 400 ही बेचेंगे, टोटल 700 देने हैं ना, तो भाई पहले 400 आए थे तो आप 400 ही इशू करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। और दूसरा आप देख ले, अब बाकी 700 तो पूरे करने हैं, अब बाकी कहाँ से जाएंगे, बाद 300 यूनिट्स 1200 में से देंगे। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये हुआ कि जो पहले यूनिट्स हैं हमेशा पहले वही जाएंगे, आउट का मतलब वही सेल करेंगे हम लोग जो पहले के पड़े हुए हैं। तो फाइफो मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी आप देख सकते हैं कि फाइफो लाइफो का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो ये था फाइफो मेथड। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर होगा, डेट लिखी है, हर चीज़ आपने मेंशन। अब आ जाते हैं लास्ट मेथड की तरफ, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। बेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट नाम से ही ज़ाहिर है लाइफो मेथड इसे कहते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में अगेन आप फॉर्मेट बनाएंगे, परचेज 400 और 1200 यूनिट्स की हैं, अगेन वो लिख लिया, ये बैलेंस में उसी तरह लिखा जाएगा, उसकी कोई नहीं, फाइफो की तरह ही बैलेंस में भी लिख दिया। ओके, अगेन लाइफो मेथड, इशू सेल के अंदर बस चेंज आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में खरीदे हैं वो पहले बेचने हैं। अब देखो लास्ट में पहले आपने 400 खरीदे थे, फिर कितने परचेज किए हैं, 1200, यानी बाद में कौन से यूनिट खरीदे हैं, 1200 की हैं। इसका मतलब है 1200 में से सेल होंगे, यानी जो बाद में खरीदे हैं वो पहले बेचने हैं। तो भाई 1200 यूनिट्स कितने के खरीदे, 22 के हिसाब से यूनिट कास्ट लिख के ये टोटल कर लेना है। अब देखें यहाँ पे गलती नहीं करनी, बैलेंस लिखते हुए बच्चे कर देते हैं, 400 जो पहले है वो पहले ही लिखा जाएगा बैलेंस, और अब 1200 यूनिट्स में से 700 चले गए, पीछे कितने बच गए, 500,
तो ये इसी तरह आपने लिख लेना है, फॉर्मेट अच्छी तरह से बनाइएगा। तो ये था बी पार्ट। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इसके हवाले से बिल्कुल क्लियरेंस होगी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग ए पार्ट जो हमने छोड़ा था उस तरफ आ जाते हैं। वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ से आप कॉस्ट को नोट कर लें कि किसकी कितनी कॉस्ट थी, आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, मेंशन करना किसकी कितनी कॉस्ट थी। तो यहाँ पे हमारी अमाउंट्स निकल आई हैं, इसीलिए हम लोग अब एंट्री करने जा रहे हैं। तो एंट्रीज इजी हो जाएंगी हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछना है। आपके लिए ये पेपर में बड़ी दफ़ा पेपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको स्किप नहीं करना आपने। तो अब ये पार्ट की तरफ जाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, एंट्रीज करनी थी तीनों मेथड से। तो पहले मेथड के मुताबिक एंट्रीज जो हम करेंगे, ठीक है। और पहले 1 मिनट रिक्वायरमेंट पढ़ देता हूँ, ये ना हो बच्चे के रिक्वायरमेंट भी नहीं पढ़ी। सब प्रीपेयर अ सेपरेट जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमारी कॉस्ट हुई है वो हमने रिकॉर्ड करनी है बस। सेल ऑफ 7 टोनर जो हमने बेचे हैं 700 यूनिट्स, उनकी कास्ट रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, जो 700 यूनिट सेल की हैं उसकी कास्ट। तो अगर आप गौर करें तो हमने अभी बी पार्ट जो किया है उसमें हमने कास्ट निकाली है ना, जो खर्चा हुआ है सेल करते हुए, तो वो आपको पता है वो कितने पैसे थे। ठीक है, तो आपको मैं एक दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये कास्ट पहले मेथड की, ये हमारा 700 यूनिट्स पे खर्चा है। तो ये सब में हमने अमाउंट्स लिखी हुई है, तो ये यहाँ पे सारी मेंशन है। दूसरे मेथड की ये कॉस्ट थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम तो स्टूडेंट देखें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में कितना खर्चा हुआ, अभी आपको दिखाया। एंट्री क्या हो गया? एंट्री अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होता है। खर्चे जो होते हैं, कॉस्ट हमेशा डेबिट होती है। और इन्वेंट्री पे हुई है, इन्वेंट्री हमारी कम हो गई है चूँकि ये बिक गई है, तो इन्वेंट्री स्टॉक को ही कहते हैं। तो ये क्रेडिट होगा हमेशा जब भी आप लोग एंट्री करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स की परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड में भी। ठीक है, तो ये अब आपने अमाउंट वहाँ से उठा लेनी है इजीली। 700 के इस मेथड में इतनी कास्ट हुई है। एवरेज मेथड में कितनी कास्ट हुई है जी? 15,050। वहाँ से देख लें आप, ऊपर से एंट्री ये होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है जी, सिंपल सी एंट्रीज है। कॉस्ट आपके उसी लेजर को बनाने का मकसद ये था कि आपके लिए मदद हेल्पफुल होगा जी, आपको वो इजी लगेगा क्वेश्चन। तो ये आपके सामने थी प्रॉब्लम, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब इसका सी पार्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रेफर टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिगर कंप्यूटेड इन पार्ट ए। For financial reporting purpose, can the company use the valuation method that resulted in highest cost of goods sold if for tax purposes it used to the method resulting in lowest cost of goods sold? Explain. So ये वो कह रहा है कि क्या वो lowest cost of goods sold यूज़ कर सकता है या हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, आपके ख्याल से कौन सा मेथड सूटेबल होगा। तो ये आप मुझे बताइएगा लाजमी, और कमेंट पे भी बता सकते हैं आप। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको जल्द ही सॉल्व की जाएगी। इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।